बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाजी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 87 लेके हाज़िर हुआ हूं। और आज का लेक्चर भी बच्चों पिछले लेक्चर्स की कॉन्टीन्यूटी है, दैट इज़ इट्स अबाउट पोइट्री। और आज का बहुत अहम टॉपिक है और वो टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोइट्री। कि पोइट्री का जो प्रोसेस है, कोई भी राइटर, कोई भी पोइट दुनिया का जब पोइट्री लिखता है तो वो पोइट्री किस अंदाज में लिखता है। तो बच्चों, जब हम इसको रिसर्च करते हैं, जब हम इसकी तहकीक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दुनिया में दो अंदाज हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं रिलेटेड विद कंपोजिंग पोइट्री। कि हाउ कैन वी कंपोज पोइट्री। नेचुरली पोइट्री लिखना एक आर्ट है। पोइट्री की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इमेजिनेशन का होना, नॉलेज का होना, डीप मेडिटेशन का होना, फीलिंग्स, इमोशंस का होना, ये सारे उसके समझो इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन पोइटिक प्रोसेस, जब एक पोइट पोइट्री लिखने लगता है या पोइटिक मूड में होता है, पोइटिक फ्रेंजी में होता है, तो वो पोइट्री कैसे लिखता है, ये है हमारा आज का टॉपिक एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोइट्री में हम देखते हैं कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया में जो आज तक चलते आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कि इंस्पिरेशन ओरिएंटेड पोइट्री। क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन ओरिएंटेड पोइट्री। यानी जैसे इसका वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, टाइटल एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसी पोइट्री जिसमें पोइट जो है वो किसी चीज़ से इंस्पायर होता है। यानी मीन्स कि उसकी प्लान्ड आइडिया कोई नहीं होता। कोई भी चीज़ लाइफ में, चूँकि पोइट, हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा कि पोइट आम लोगों से ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, ज़्यादा फील करते हैं और उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आम लोगों से हट के होती है, ज़रा ज़्यादा होती है। और वो अपनी माइंड को, अपनी कह लो सोल को पूरी तरह अपने इस मिशन के लिए, यानी पोइट्री लिखना उनके लिए एक मिशन होता है, उसके लिए वक्फ कर देते हैं। तो इंस्पिरेशन ओरिएंटेड पोइट्री वो होती है बच्चों जिसमें एक पोइट किसी भी चीज़ से इंस्पायर होता है। हमने देखा कि जो रोमांटिक पोइट्स हैं दुनिया में और जो रोमांटिक पोइट्री को फॉलो करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अपील होता है उनको। वैसे तो दोनों कॉन्सेप्ट दुनिया में हैं, लेकिन ये जो इंस्पिरेशन ओरिएंटेड है, इसमें एक पोइट किसी भी चीज़ से इंस्पायर होता है और वो प्लान नहीं होता। मिसाल के तौर पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को देखा तो वो प्लान नहीं था कि मैंने डैफोडिल्स के ऊपर पोइम लिखनी है, वो उससे इंस्पायर इतना हुआ। ठीक है, अब जब वो इंस्पायर हो जाता है तो फिर वो पोइट्री कैसे लिखता है, उसके आगे कुछ मराहल है, स्टेजेस हैं। सो वील डिस्कस दो स्टेजेस कि वो जब एक पोइट जो कि इंस्पिरेशन, वही इंस्पिरेशन उसका सब्जेक्ट बन जाती है, वो जब उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। मिसाल के तौर पे वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है सॉलिटरी रीपर। अगर हम देखा जाए तो वहाँ एक लड़की की कहानी है जो कि खेत में अकेली फसल काट रही है और कुछ गुनगुना रही है। अब पोइट उसकी लैंग्वेज को भी नहीं समझता, वो स्कॉटिश लड़की होती है, लेकिन वो उसकी आवाज़ से इतना इंस्पायर हो जाता है दैट लेटर ऑन व्हेन ही इज़ इन दैट मूड और व्हेन ही इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग और कॉन्टेम्पलेटिंग, वही उसका सब्जेक्ट बन जाता है। नाउ वंस इट बिकम्स इन सब्जेक्ट, फिर वो मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है। वो क्या मराहल हैं ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री। अब बच्चों, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री जो होती है वो पोइट्री ऐसी पोइट्री है जिसमें पोइट जो कि जिसके अंदर इमोशंस, जिसके अंदर नॉलेज, जिसके अंदर एक्सपीरियंस भरा होता है, उस एक्सपीरियंस में से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में से कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा टॉपिक वो खुद सिलेक्ट करता है। यानी इसका मतलब है वो अचानक इंस्पायर नहीं होता, बल्कि कंसंट्रेशन के साथ एक सब्जेक्ट को लेता है। मसलन वो एक सब्जेक्ट सोचता है कि क्यों ना मैं इस टॉपिक के ऊपर लिखूं, ह्यूमनिज़म के ऊपर लिखूं, जस्टिस के ऊपर लिखूं, जुल्म के ऊपर लिखूं। यानी कोई भी टॉपिक वो एक लेता है, ये वो टॉपिक हैं जो उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, और फिर उसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर पोइम लिखता है। इसकी भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो पोइट्स, अब जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो ज़्यादा
इंस्पिरेशन ओरिएंटेड पोइट्री लिखते हैं। जो क्लासिकल पोइट्स थे पुराने या न्यू क्लासिकल पोइट्स 17-18 सेंचुरी के या मॉडर्न पोइट्स 20 सेंचुरी के, ये ज़्यादातर वो हैं जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री को तरजीह देते हैं। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ये दोनों फॉर्म्स इकट्ठी नहीं हो सकती। हमने देखा एक ही दौर में यानी 20वीं सदी में भी पोइट इंस्पायर भी हो सकता है किसी चीज़ से, और पोइट सब्जेक्ट खुद भी सिलेक्ट कर सकता है। यानी इट कैन बी इंस्पिरेशनल ओरिएंटेड पोइट्री, इट कैन बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो आपने समझना है और फिर आपको समझ आएगी कि पोइट्री लिखी कैसे जाती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन ओरिएंटेड पोइट्री, जो कि मैंने पहले कहा कि रोमांटिक्स दे मोस्टली यूज इट, रोमांटिक पोइट्स और रोमांटिक पोइट्री को फॉलो करने वाले। अगर आज 21वीं सदी में भी कोई रोमांटिक पोइट्री के कॉन्सेप्ट को बिलीव करता है, उसको फॉलो करता है, तो वो इंस्पिरेशन ओरिएंटेड पोइट्री होगी। अब इसमें क्या होता है, कहता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोइट्री इन विच द पोइट इज फर्स्ट इंस्पायर्ड बाय सम आइडिया और ऑब्जेक्ट। वो किसी आइडिया से या किसी ऑब्जेक्ट से इंस्पायर होता है। नेचुरली वो आइडिया कोई बात हो सकती है या कोई ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने अभी 2 मिसालें आपको दी कि डैफोडिल्स को उसने देखा तो उसके प्लान में नहीं था कि मैंने इनको पोइट्री का हिस्सा बनाना है, बाद में ये लेटर ऑन आफ्टर थॉट थी। इसी तरह सॉलिड रीपर को देखा तो वो उसकी आवाज़ से, उसके लहजे से, उसके सैड सॉन्ग से मुतासर हो गया और उसको अपने दिल में जगह। खुद कहता है द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। यानी पोइट खुद कह रहा है कि ये वो म्यूज़िक ऐसा था जिसको मैंने अपने दिल में जगह दे दी। अब जब दिल में जगह दी इसका मतलब ये नहीं था कि अभी उसने बैठ के पोइट्री लिखने प्लान कर लिया मैंने इस पर पोएम लिखनी है, नो, ये बाद की स्टेज है। अब वो क्या होता है, कहता है वेदर एनिमेट और इनएनिमेट। अब चाहे वो ऑब्जेक्ट जानदार हो या बेजान हो। जब मिसाल के तौर पे जॉन कीट्स ने पोएम जो लिखी ग्रेशियन अर्न, यानी एक ग्रीक अर्न जो था, एक वैज, एक गुलदान कह लो, उससे वो मुतासर हो गया, ठीक है। और ये वो अर्न था, ये तो गडवी टाइप था, ये वो गडवी थी जिसके अंदर आपने देखा हिंदुओं की गडवियाँ होती हैं, इनमें एशेस रखते हैं। अब उससे वो मुतासर हो गया, वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से मुतासर हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। सो इंस्पिरेशन में प्लान्ड नहीं होता, आप किसी चीज़ को देखते हैं और उससे इंस्पायर हो जाते हैं। वंस यू आर इंस्पायर्ड दिस इंस्पिरेशन, कहता है, रीचेज टू सच एन एक्सटेंट ऑफ मेडिटेशन। फिर आप उसके बाद इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, इस एक्सटेंट तक पहुंच जाती है कि आप उसके बारे में सोचना, फिक्र करना शुरू कर देते हैं, दैट इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पोइट, कि वो ऑटोमेटिकली पोइट का क्या बन जाती है, सब्जेक्ट बन। मीन्स वो जब बाद में जाता है, मतलब जब डैफोडिल्स को देखा तो जब बाद में वो अपने घर गया तो उसके डैफोडिल्स उसके दिल पे और उसके दिमाग पे असर कर चुकी थी। तो उसने बाद में जब उस पर गौर किया, मेडिटेट किया, तो उसके ज़हन में आया क्यों ना मैं इसके ऊपर पोएम लिखूं। अब पोएम क्या लिखूं, कागज़ पकड़े लिखना बैठ जाए, नो, उसकी स्टेजेस हैं, मराहिल हैं, प्रोसेस है एक पूरा। पोइट्री भी एक आर्ट है पूरी, वो एक प्रोसेस से गुजरती है, वही हमने देखना है। दैट इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पोइट। हाउएवर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पोइट पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। कहता है इसके ज़रिए पोइट जो है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। तो पहली चीज़ याद रखें कि वो पोइट जो किसी भी चीज़ से इंस्पायर हुआ, वो चीज़ से इंस्पायर होने के बाद जब उसने बाद में उस पर मेडिटेट किया, उस पर गौर किया, जब वो अकेला था उसने गौर किया तो उसने देखा कि ये तो चीज़ मेरे दिल पे असर कर गई, मेरे दिमाग पे असर कर गई। सॉलिड रीपर मेरे दिमाग पे असर कर गई, लूसी एक करैक्टर है वो मेरे दिमाग पे असर कर गया, ठीक है। मैथ्यूज़ स्कूल टीचर वो मेरे दिमाग पे असर कर गया। तो जब वो असर कर जाता है, या जिस तरह कीट्स के लिए अर्न असर कर गया, साइकी, अब साइकी कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, साइकी तो सोल का नाम, असर कर गई। जब उसके ऊपर गौर किया उसने तो उसने कहा कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे मुझे कुछ लिखना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट इट। और वो जब फिर वो तन्हाई में बैठता है, ट्रैंक्विलिटी में बैठता है, तो चूंकि वो चीज़, जो चीज़ इंस्पायर करती है वो पहले दिल को करती है, फिर दिमाग को भी करती है। तो दिल और दिमाग का एक रिश्ता होता है, जहाँ दिल इन्वॉल्व होगा वहाँ इमोशंस होंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस की होती है। कहता है पहला स्टेप है, जब वो अब लिखने के मूड में है तो पहला स्टेप क्या है, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कहता है ये वो इमोशंस हैं जो वो रिकलेक्ट करता है, किस में करता है,
कहता है ट्रैंक्विलिटी में जब वो बिल्कुल तन्हा होता है, ट्रैंक्विलिटी पुरसुकून माहौल में होता है, तो वो इनको रिकलेक्ट करता है। यानी किसको रिकलेक्ट करता है? उन इमोशंस को। किन इमोशंस को? जो उस वक्त थे जब उसने डैफोडिल्स को देखा, जो उस वक्त थे जब उसने सॉलिटरी रीपर को देखा, जो उस वक्त थे जब उसने स्कूल टीचर मैथ्यूज़ को देखा, वो उस वक्त थे जब उसने कीट्स ने ग्रेशियन अर्न को देखा, वो उस वक्त थे जब कीट्स ने साइकी के बारे में फील किया। यानी मीन्स कि वो सारे, या नाइटिंगेल के उसने पोइम लिखी ओ टू ए नाइटिंगेल, तो नाइटिंगेल के बारे में उसने सोचा, वो इमोशंस को उसने क्या किया? इन ट्रैंक्विलिटी, जब वो तन्हाई में था तो उसके ऊपर गौर किया, विच आर इन क्रूड फॉर्म। कहता है लेकिन वो जो इमोशंस थे उस दिन के, वो क्रूड फॉर्म में थे, कच्ची हालत में थे, इमैच्योर फॉर्म में थे, वो मैच्योर फॉर्म में नहीं थे। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप, कॉन्टेम्पलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन और दोज इमोशंस। फिर वो कॉन्टेम्पलेट करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है उन इमोशंस पे, फिर उस पर गौर करता है वो क्या इमोशंस थे, वो क्या फीलिंग्स थी, मैंने क्या महसूस किया था, वो क्या कैफियत थी उस दिन, वो चाहे दिन महीना पहले था, वो चाहे दिन साल पहले था, वो क्या था कि जो मैंने महसूस किया था, उसके ऊपर वो गौर करता है, कॉन्टेम्पलेट करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन दोज इमोशंस सो एज टू मेक देम मैच्योर, ताकि वो इमोशंस उस वक्त जो इमैच्योर थे, जो क्रूड थे, अब की कॉन्टेम्पलेशन और कॉन्सेंट्रेशन के नतीजे में वो क्या हो जाएं? वो मैच्योर हो जाएं एंड रिफाइंड हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब सोचने वाला सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो पोइट भी है, उसके अंदर एक पोइटिक टैलेंट है, उसके अंदर एक पोइटिक क्रिएटिव एबिलिटी है, और वो उस एबिलिटी को ब्रूएकार साथ ला रहा है। यानी समझ लो, अब वो मशीन जिसमें से वो सारा कोई निकल रहा है, उस मशीन का नाम है पोइटिक प्रोसेस, और वो मशीन किसके अंदर है? पोइट के अंदर है, और वो पोइट जो है वो उसके बारे में गौर कर रहा है। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि वो इमोशंस जो क्रूड फॉर्म में थे, जो रियल फॉर्म में थे बट क्रूड थे, उनके ऊपर उसने गौर किया, उन पे उसने फिक्र की, उसके ऊपर उसने कॉन्सेंट्रेट किया, और नतीजा क्या हुआ कि उसमें से चुन लिया किसको? कहता है द मैच्योर एंड रिफाइंड इमोशंस को उसने निकाला। अब जब निकाल लिया, उसके बाद थर्ड स्टेप में वो दाखिल हुआ, तीसरी सीढ़ी में आया। तीसरी सीढ़ी क्या है? अचीवमेंट ऑफ मैच्योर इमोशंस अलॉन्ग विद प्रॉपर थॉट। अब वो इमोशंस के साथ अब प्रॉपर थॉट, क्योंकि पोइट्री विदाउट थॉट नहीं हो सकती, इमोशंस के साथ क्या अटैच होना है? थॉट। तो मैंने पीछे लेक्चर में भी आपको कहा था कि बेसिकली हमारे इमोशंस का जो इजहार होता है वो थॉट होती है, यानी इमोशंस कन्वर्टेड इनटू अ थॉट, और वो इजहार होता है। तो वो कहता है इमोशंस प्रॉपर थॉट एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट, यानी इसका मतलब है वही इमोशंस के साथ अब क्या जोड़ा जाता है तीसरे स्टेप में, तीसरी सीढ़ी में? थॉट। वो थॉट जो उसी सब्जेक्ट से एसोसिएटेड हो, उन्हीं ट्रू फीलिंग्स के साथ एसोसिएटेड हो, कहता है उनको आपस में वो जोड़ता है। जब वो इन दोनों को आपस में, यानी मीन्स थॉट फीलिंग का हिस्सा बन जाती है, मैच्योर शक्ल में आ जाती है, रियल शक्ल में आ जाती है, पोइट की कंसंट्रेशन और कॉन्टेम्पलेशन के नतीजे में वो एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेती है, एक मैच्योर शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर वो चौथे स्टेप पे आता है, अब वो बैठ के इसको कंपोज करता है। कंपोजिशन ऑफ पोइट्री बेस्ड ऑन दोज मैच्योर इमोशंस। तो याद रखो, एक क्रूड इमोशंस थे, एक क्रूड थॉट्स थी, एक मैच्योर इमोशंस आ गए, और मैच्योर थॉट आ गई, और वो मैच्योर थॉट किसके नतीजे में आई? वो आई कॉन्टेम्पलेशन और कॉन्सेंट्रेशन के नतीजे में। तो वो जब उसने हासिल किया, कहता है कंपोजिशन ऑफ, अब वो कंपोज कर रहा है बेस्ड ऑन दोज मैच्योर इमोशंस एंड थॉट्स यूजिंग हिज आर्टिस्टिक टैलेंट एज वेल, और उसके अंदर वो अपना आर्टिस्टिक टैलेंट भी यूज़ करता है, जो उसके अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है, अल्लाह ने जो उसके अंदर काबिलियत रखी है, अब वो उस काबिलियत को भी इस्तेमाल करता है। यानी मीन्स चूँकि उसके अंदर टैलेंट है, कंपोज की हाइट ऑफ इमेजिनेशन है उसके पास वर्ड्स हैं, उस राइट वर्ड सेलेक्ट करता है, ये थॉट है, वो राइट आइडिया सेलेक्ट करता है, ये थॉट है। तो इमोशंस, crude emotions, they first turn into mature emotions, and those that mature emotions then go into a proper thought, और वो thought फिर through imagination, through contemplation, through concentration and through that artistic ability वो किसकी शक्ल इख्तियार करता है? वो एक पोएम की, एक मिसरे की शक्ल इख्तियार करता है। इसलिए आपने देखा होगा पोइट अक्सर मिसरा लिखते हैं
फिर पसंद नहीं आता, फाड़ के फेंक देते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं, फिर फाड़ के फेंक देते हैं। यानी मीन्स कि अनलेस एंड अनटिल दे आर, ये सब क्या हो रहा है, ये उस मैच्योर थॉट और इमोशन को एक पोएटिक प्रोसेस में से गुजारा जा रहा है, एक मशीन में से गुजारा जा रहा है, जिसके ज़रिए पोइट जो है फिर वो असल, अब वो जो कंपोज होती है पोएम, उसके नतीजे में उसमें वो थॉट भी होगा, वो फीलिंग्स भी होंगी, वो ओरिजिनल एक्सपीरियंस अपनी रिफाइंड फॉर्म में आएगा, क्रूड फॉर्म में नहीं होगा, होगा वही, यानी उसमें डंडी नहीं मारेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ उसको अपग्रेड करेगा। यानी मीन्स कि एक्सपीरियंस ये था और जो लिखा जा रहा है वो इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है, और वो अपग्रेड किसके ज़रिए हुआ, थोड़ी सी उसमें एग्जैजरेशन भी आ सकती है, उसके अंदर पोइट की मैच्योरिटी भी आ सकती है, उसके अंदर पोइट के मैच्योर थॉट्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर पोइट की कह लो कॉन्टेम्पलेशन भी, और उसका आर्टिस्टिक टैलेंट भी उसके अंदर आता है। तो इस तरह बच्चों एक पोइट जो इंस्पिरेशन के ज़रिए पोइट्री लिखता है, अल्टीमेटली वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करता है, और वो है ऑफ कंपोजिंग पोइट्री। तो ये था इंस्पिरेशन ओरिएंटेड पोइट्री पे। फिर 4 स्टेप्स पढ़ लेता हूँ। पहले वो इंस्पायर होता है, इंस्पायर होने के बाद जब उसके ऊपर मेडिटेट करता है तो वो इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो सोचता है कि इट शुड बी हिज सब्जेक्ट। सो इंस्पिरेशन के नतीजे में बना सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट बन जाता है, अब वो प्लान कर लेता है कि मैंने अब इसके ऊपर पोइम लिखनी है, तो फिर वो ट्रैंक्विलिटी में बैठता है और इमोशंस को रिकलेक्ट करता है। जब वो इमोशंस को रिकलेक्ट करता है, इमोशंस तो उसके ज़हन में आ जाते हैं लेकिन वो क्रूड फॉर्म में होते हैं, फिर उनके ऊपर क्या करता है, कॉन्टेम्पलेट करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, और उनको ऊपर और जोर देता है कि वो क्या फीलिंग्स थी, वो क्या थॉट्स थी। चूँकि इस वक्त जब वो कर रहा है, वो ही इज़ इन ए फ्रेंजिक मूड, ही इज़ इन ए पोइटिक मूड, इस वक्त वो मैच्योर कंडीशन में, ही इज़ नाउ एज ए पोइट, नॉट अ पर्सन हु एक्सपीरियंस्ड इट। पर्सन तो है लेकिन उसके ऊपर डोमिनेंट इस वक्त वो पोइट नहीं किया हुआ। जब वो इस मैच्योर और रिफाइंड शक्ल में वो उस थॉट्स को ले आता है थ्रू मेडिटेशन, फिर वो क्या करता है, वो अचीव कर लेता है उन मैच्योर इमोशंस को, और उनको फिर अटैच करता है प्रॉपर थॉट के साथ, यानी इमोशंस प्रॉपरली कन्वर्टेड इनटू अ थॉट विच इज़ रिक्वायर्ड इन ए पोइटिक प्रोसेस, उसमें करता है। और जब ये हासिल हो जाता है, फिर वो कंपोज करता है पोइट्री, और वो पोइट्री बेस्ड होती है उसके मैच्योर इमोशंस पे एंड थॉट्स पे, जिसमें उसने क्या यूज़ किया, अपना आर्टिस्टिक टैलेंट। तो ये था बच्चों इंस्पिरेशन ओरिएंटेड पोइट्री का तरीक़ेकार। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री। वो मैंने पहले आपको बताया, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री ये जो कि क्लासिक्स, न्यो क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मतलब है आजकल के दौर में ज़्यादा जो पोइट्री लिखी जा रही है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री, और उसकी मेन वजह भी है। उसकी वजह ये है कि आज मसाइल इतने हैं, इश्यूज़ इतने हैं कि पोइट्स के पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया को इतना वो जान चुके हैं, इतनी चीज़ें वो देख चुके हैं, इतने मुश्किलात वो देख चुके हैं, इतने इश्यूज़ देख चुके हैं कि एवरी सेकंड इशू इज़ अ फ्रूटफुल थॉट फॉर देम, एवरी सेकंड इशू बिकम्स अ सब्जेक्ट फॉर देम, कि वो उनके लिए एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री। ठीक, इसमें क्या होता है, कहता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोइट्री इन विच द पोइट फर्स्ट सिलेक्ट्स अ सब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट वो खुद पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक सब्जेक्ट वो खुद सिलेक्ट करता है। और कहाँ सिलेक्ट करता है, फ्रॉम हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड विद लाइफ, कि लाइफ के साथ जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि ज़िंदगी के बारे में जो वो कुछ जानता है, ज़िंदगी के बारे में वो जो कुछ उसने देखा, ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द तजर्बात की पूरी एक अंबार है, और उसको जब उसने देख लिया तो उसकी बेस पे उसमें से कोई एक टॉपिक उसने सिलेक्ट कर लिया। कोई टॉपिक मैंने पहले कहा जस्टिस उसने सिलेक्ट कर लिया, लाइफ सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने अपनी वीडियोस बनाई व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, अब ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्क था। ठीक है, यहाँ इल्म क्या है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्क था, यानी सब्जेक्ट मैंने खुद सेलेक्ट किया। वो इल्म वो था जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस के ज़रिए हासिल किया, अपने हाइपोथेसिस के ज़रिए हासिल किया, मैंने एनालाइज किया, मैंने ऑब्जर्व किया, और फिर मैं एक नतीजे पर पहुंचा। सो सब्जेक्ट कहाँ से आया, सब्जेक्ट उसके पर्सनल एक्सपीरियंस में से आया। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, देन ही कॉन्टेम्पलेट्स ऑन इट, फिर उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करता है टू गेट अ मैच्योर आइडिया, कि वो मैच्योर आइडिया मिले अबाउट दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में।
वंस ही गेट्स द प्रॉपर मटीरियल एंड थॉट, जब उसको एक प्रॉपर मटीरियल उस टॉपिक से रिलेटेड, मसलन इल्म क्या है, इसके ऊपर अगर उसको मिल जाता है, ज़िंदगी क्या है, इंसानियत क्या है, इंसान क्या है, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। खुशी क्या है, गमी क्या है, परेशानी क्या है, फ़िक्र क्या है, इंसाफ क्या है, नाइंसाफ़ी क्या है, इल्म क्या है, ला इल्मी क्या है, ये तमाम टॉपिक्स हैं। जब ये टॉपिक वो सिलेक्ट करता है, फिर उसके ऊपर गौर करता है, कॉन्टेम्पलेट करता है, मेडिटेट करता है, तो वो उसको मैच्योर आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। वंस ही गेट्स द प्रॉपर मटीरियल एंड थॉट रिलेटेड विद दैट सब्जेक्ट, जब उसको मटीरियल भी मिल जाता है कि मैंने इस पर लिखना क्या है, थॉट भी मिल जाती है किस पे लिखना है, ही कंपोजेज इट इनटू पोइट्री, वो उसको पोइट्री में कंपोज कर देता है। हाउ एवर इवन इन दिस प्रोसेस ही पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, इसमें भी उसी तरह, यानी इंस्पिरेशन ओरिएंटेड पोइट्री की तरह यहाँ भी उसको उन्हीं 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और उसकी मेन वजह ये है कि जो उसने सब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में अभी उसके पास वो मैच्योर किस्म के आइडियाज़ नहीं है। आइडिया उसके, जैसा आपके ज़हन में एक आइडिया टॉपिक आता है, तो जो एक तो पेपर में भी आप जो लिखते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट दिया जाता है, आप उसके ऊपर गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, फिर लिखते हैं। लेकिन ये है पेपर करना, और पोइट्री घर में करना, पोइटिक मूड में करना, ट्रैंक्विलिटी में करना, उधर आपके पास पेजेस ही पेजेस है। आप कुछ पॉइंट्स हैं पहले बनाते हैं, फिर आप देखते हैं, फिर उनके ऊपर मज़ीद कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उस पर मज़ीद कॉन्टेम्पलेट करते हैं, फिर उसमें से और एक अच्छी चीज़ निकलती है। जब तक आपकी साइकी, आपकी सोल सेटिस्फाई नहीं हो जाती, आपके अंदर का जो पोइट है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, आपका पोइटिक टैलेंट सही तरह एक्सपोज नहीं हो जाता, आइडिया मैच्योर नहीं होता। तो पहला स्टेप क्या होता है, कहता है रिकलेक्शन। अब वो क्या करता है, बैठ के सोचता है, रिकलेक्ट करता है। कहाँ से? अपने इल्म में से, अपने एक्सपीरियंस में से, रिकलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइडिया। अब वो देखता है मैंने ज़िंदगी के बारे में बात करनी है, टॉपिक है मेरा ज़िंदगी, टॉपिक है मेरा इंसानियत, ह्यूमनिज़म, टॉपिक है मेरा मैन, टॉपिक है मेरा विमेन, टॉपिक है मेरा चाइल्ड, टॉपिक है मेरा सोल, ये टॉपिक्स है ना। अब उसके ऊपर वो क्या करता है, कोशिश करता है पहले कुछ आइडियाज़, रफ़ आइडियाज़, ये रफ़ शक्ल में रिकोलेक्ट करता है, इसके ऊपर मैंने ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, वो रफ सा एक स्केच जो है वो बना करता है। द रिकोलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइडिया रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर विच इज़ इनिशियली इन क्रूड फॉर्म। अब ये जो पहले वो रफ लिखेगा, ये क्रूड फॉर्म में होंगे, यानी ये मैच्योर आइडियाज़ नहीं होंगे। बस एक है कि उसको एक स्केच मिल जाएगा कि मैंने इस टॉपिक पे जो मैंने पहले खुद सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर मुझे ये वो 5-6 बातें हैं, ये वो 6 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैंने बात करनी है। तो एक रफ सा उसको स्केच मिल गया, इसको हम कहेंगे क्रूड फॉर्म। किसमें? क्रूड फॉर्म में आएगा, ठीक। जब ये मिल गया उसको, उसके बाद क्या करेगा, कॉन्टेम्पलेशन। अब उन 6 पे, अब 6 मिलने का मतलब शॉर्ट लिस्ट हो गया, उनमें से भी उसने जब देखा कि इसमें से नहीं, ये पॉइंट नहीं ठीक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो काट दिया उसने। कोई नया पॉइंट जेन में आ गया, या 5 रह गए, या 6, एक नया आ गया, 6 हो गए। अब उन 6 पॉइंट्स के ऊपर क्या करेगा, कॉन्टेम्पलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। वही सेकंड प्रोसेस जो इंस्पिरेशन, इसका मतलब है प्रोसेस करते वक्त इंस्पिरेशन वाला भी यही काम कर रहा है, सब्जेक्ट वाला भी यही काम कर रहा है। कहता है कॉन्टेम्पलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन दोज आइडियाज सो एज टू मेक देम मैच्योर एंड रिफाइंड। अब उनके ऊपर, अब देखो ना, उसको शॉर्ट लिस्ट तो हो गया है। जिस तरह हम देखो ना बीए में ऐसे लिखते थे, बीए बच्चों को ऐसे, या सीएसएस में ऐसे लिखते हैं, तो हम उनको कहते हैं पहले आउटलाइन लिखे। आउटलाइन एक स्केच है जो आपको बताता है कि अब ये वो 6 बातें हैं, ये वो 5 बातें हैं, ये वो 10 बातें हैं जिसके ऊपर आगे आपने काम करना, ठीक। तो ही सेज कॉन्टेम्पलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन दोज आइडियाज सो एज टू मेक देम मैच्योर एंड रिफाइंड, ताकि उनके ऊपर गौर करे और फिर सोचे हाँ इसमें ये बात मैंने लिखनी। तो वो सारी कॉन्सेंट्रेशन थॉट के ऊपर हो रही, उस नेचुरली सब्जेक्ट के ऊपर वो इतना फील करता है, इतना गौर फिक्र करता है कि उसकी फीलिंग्स भी फिर उसमें शामिल हो जाती है। ये नहीं हम कहेंगे कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री में फीलिंग्स नहीं होती, फीलिंग्स के बगैर पोइट्री नहीं होती, याद रखें। तो वो भी शामिल हो जाएगी। तीसरा स्टेप, जब वो इतना उन रिफाइंड देखता है, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये बात लिख रही, अब ये रिफाइन हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। वंस ही अचीवमेंट ऑफ मैच्योर आइडिया, तीसरा स्टेप ये है, जैसे ही वो मैच्योर आइडिया उसको मिल जाता है एंड थॉट एसोसिएटेड विद दैट सब्जेक्ट। तीसरा स्टेप ये है कि अब उसने पहले 6 पॉइंट लिखे, उन 6 पॉइंट्स पे उसने कॉन्सेंट्रेट किया और लिखा कि मैंने इसके बारे में ये बात लिखनी है, और बात भी लिखनी है पोइटिक शक्ल में।
यानी मीन्स मीटर में लिखनी, उसको पोइटिक स्टाइल में लिख रहे हैं, नॉट प्रोजिक स्टाइल, तो वो उसको बैठ के लिखता है। जब वो लिखता है अब वो क्या कर रहा है, वो रिफाइंड हो रहे हैं। अब वो देखता है, उसके ऊपर भी फिर कॉन्सेंट्रेट करता है, जब तक वो अचीव नहीं कर लेता कि नहीं ये मेरी फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। यानी जब वर्ड जिसने पोएम लिखी लेयर, उसने जब कहा व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, अब ये 2 लाइंस उसने बना ली, जब ये बन गई तो ये अचीवमेंट थी। अचीवमेंट ऑफ मैच्योर, ये अचीवमेंट थी ऑफ मैच्योर आइडियाज एंड थॉट्स एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट, कि क्या मेरे सब्जेक्ट के साथ ये सेट होती है, और अगर हो जाती हैं और वो समझता है इससे बेहतर नहीं हो सकता, अब वो उसको कंपोज करता है फाइनल। पहले रफ स्केच और फिर उसको नीट स्केच में कन्वर्ट करता है। पहले एक रफ आइडिया, फिर वो नीट है। पहले 3 पॉइंट्स रफ में रहते हैं, चौथे पॉइंट में वो फिर नीट में कन्वर्ट करता है। कंपोजिशन ऑफ पोइट्री बेस्ड ऑन दोज मैच्योर मटेरियल एंड थॉट, कहता है वो मटेरियल भी मैच्योर है, थॉट भी मैच्योर है, यूजिंग हिज आर्टिस्टिक टैलेंट, फिर उसका अपना टैलेंट आता है एज वेल। सो ये रफ से पहला पॉइंट भी रफ में आया, दूसरा स्टेप भी रफ में आया, तीसरा स्टेप भी रफ में आया, लेकिन जब वो चौथे में उसको कन्वर्ट किया तो वो बस फाइनल हो गया। अब जब वो फाइनल कर लेता है, जो कांट शांट करनी थी पीछे उसने छोड़ दी, अब वो कंपोज करता है बेस्ड ऑन इन्हीं मैच्योर आइडियाज़ पे, जो पॉइंट नंबर 3 में उसको हासिल हो गए, अचीव हो गए, अचीवमेंट ऑफ मैच्योर आइडिया। तो आइडियाज़ अचीव हो गए, अब उसने उनको आइडियाज़ को कन्वर्ट कर दिया, वो सेटिस्फाई हो गया, एज ए पोइट सेटिस्फाई हो गया। उसका आर्टिस्टिक टैलेंट ने उसको कहा, उसकी साइकी ने उसको कहा, उसकी माइंड ने उसको कहा कि दिस इज़ गुड, ठीक है ना। अब देखो ना, मसलन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी, तो उसने उसका सब्जेक्ट सोचा कि देखो, और लेकिन उसके लिए फिर वर्ड्स की सिलेक्शन, कैसे अल्फाज, ठीक है ना, यानी कौन कौन से, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into this world and all our woe till one great man, यानी मीन्स के वो जब वो लिखता जा रहा है, जो अब ये आपके हाल में जो मैं बोल रहा हूँ, क्या उसने साथ साथ लिखना शुरू कर दिया? नहीं, पता नहीं उसे कितने पेज ज़ाया किए होंगे, उसने कितने मराहिल से गुजरा होगा। तो याद रखें, इसके भी वो 4 मराहिल हैं। फिर ध्यान से सुने, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री में और इंस्पिरेशन में फ़र्क क्या है? इंस्पिरेशन में वो प्लान कुछ नहीं होता, इंस्पायर होता है, और वो इंस्पिरेशन पे जब गौर करता है तो वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री में प्लान होता है, उसके जेहन में होता है कि मैंने इस टॉपिक, मैंने जस्टिस टॉपिक, मतलब गाल्सवर्दी ने जो ड्रामा लिखा जस्टिस पे, तो वो सब्जेक्ट प्लान था। अगर कोई पोएम लिख दे जस्टिस के ऊपर, अब वो पोएम लिखे जस्टिस में और शो करे जस्टिस है, या पोएम लिखे जस्टिस पे और शो करे इसमें जस्टिस नहीं है, तो वो आयरॉनिकल हो जाएगी, लेकिन रहेगा टॉपिक वही। तो टॉपिक उसने खुद सेलेक्ट किया, अब उसके ऊपर उसने गौर करना शुरू किया, ठीक है। अब वो जब उसने सेलेक्ट कर लिया, उसने कहा कि मैंने इसके ऊपर करना है, तो पहला स्टेप फिर उसका आया कि उसने रिकलेक्ट किया आइडियाज़। अब 2 तरह थे, या उसकी फेवर में या उसकी डिसफेवर में, या दोनों के मिक्स। अब उसने उसके ऊपर रिकलेक्ट करना शुरू किया आइडियाज़ को, इसमें ये लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगा। मैंने कहा रफ स्केच बनाएगा 5-6 पॉइंट्स का, ठीक है। उसको हम कहेंगे रिकलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइडिया रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर विच इज़ इनिशियली इन क्रूड फॉर्म। लेकिन वो 5-6 पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वही लिखे जाएँ, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो लिख लिए। अब उनके ऊपर जब लिख लेगा, एक आउटलाइन उसको मिल गई, अब उसके ऊपर वो कॉन्टेम्पलेट करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, उन्हीं आइडियाज़ पे गौर करेगा कि इनको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, रिफाइंड कैसे कर सकता हूँ, मैच्योर कैसे कर सकता हूँ। जब वो मैच्योर हो जाएंगे, वो रफ नहीं हो रहे, और उसको अचीव मिल जाता है, हाँ इस पॉइंट के बारे में मैंने ये बात लिखनी, ये मिसरा लिखना है। मिसरा इज अचीवमेंट, पॉइंट नंबर 3, स्टेप नंबर 3, सीढ़ी नंबर 3, और अचीवमेंट ऑफ मैच्योर आइडिया मिल गया उसी सब्जेक्ट के बारे में। थॉट एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो, वो उसको मिल गया। वंस ही गेट्स इट, फिर वो कंपोज करता है। सो पहली 3 स्टेजेस रफ में होती हैं, चौथी स्टेज कंपोजिशन की, जब वो ये हो जाता है, अब उसको यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, अब उसको वो नीट कर देता है। और इसी तरह एक मिसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और वो। सो याद रखें, एक पोएम कंपोज करने के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, इंस्पिरेशन ओरिएंटेड हो, 4 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, 4 मराहल से पोइट गुजरता है। ये नहीं कि बस उसने कागज़ पेंसिल पकड़ा और उसने डैफोडिल्स को देखा और वहीं खेत में बैठ गया और बैठ के उसके बाद, नो, पोइट्री इज़ अ वेरी टफ, यू कैन से आर्ट, इट्स अ डिफ़िकल्ट आर्ट, और उसको इस तरह पोइट को उसको हासिल करना
पढ़ता है। सो बच्चों ये प्रोसेस है, दुनिया में बस ये दो ही हैं, या सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोइट्री हो रही है या इंस्पिरेशन ओरिएंटेड हो रही है, आज भी हो रही है। लेकिन दोनों का जब पोइटिक प्रोसेस का हिस्सा बनता है, जब पोइट ट्रैंक्विलिटी में बैठ जाता है उनके ऊपर, तो फिर दोनों को 4-4 मराहल से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक पोएम कंपोज होती है। सो पोएम कंपोज होना आसान चीज़ नहीं है। सो राइटिंग पोइट्री एंड अंडरस्टैंडिंग पोइट्री इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मुझे उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसको बार बार देखें और समझें कि पोइटिक प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। ठीक, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।